टेलीफोन भी तैयार रखना यदि मान लिया ये डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों, मैं आप सबको श्रावण मास की शुभकामनाओं के साथ यूं पर्वतीय क्षेत्रों में श्रावण का मास हरेले के त्योहार के साथ प्रारंभ होता है। शिव पार्वती के पूजन का त्योहार है हरेला। मायके के लोग किस तरीके से अपनी पुत्री का स्मरण करते हैं, उसका प्रतीक है हरेले का त्योहार। मगर मैदानी क्षेत्रों में श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, तो मैं आपको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हरेले की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने महिला उद्यमिता पर आपसे बातचीत करने के लिए बहुत सारा चिंतन मनन करने का प्रयास किया, लेकिन एक बात जो बार बार उभर करके मेरे मन में आई कि हमने महिला को अबला क्यों मान लिया। घर का पूरा संचालन वो करे, परिवार का पूरा संचालन महिला करे, और हम कहते हैं कि पुत्र तो एक वंश को गौरवान्वित करता है, पुत्री तो दो परिवारों को और कई परिवारों को आगे गौरवान्वित करती है। हम महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा संबोधन मां दुर्गा के रूप में है, लेकिन जब महिला को आर्थिक रूप से सक्षम करने की बात आती है तो हम क्यों चिंता में पड़ जाते हैं। कानूनन हमारा संविधान जेंडर इक्वलिटी की बात भी करता है, लेकिन हम उसका कितना अनुपालन कर रहे हैं, इस बात को आज गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। महिला उद्यमिता शब्द अपने आप में बहुभाषित है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2010 में एक आकलन प्रारंभ करवाया था कि आखिर श्रम के क्षेत्र में महिला और पुरुष का मूल्यांकन कितना है। एक उनके श्रम आधारित मूल्यांकन का अनुमान लगाया गया, अध्ययन किया गया, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख हुआ कि आकलन 27% आया महिला के। मैं उस समय श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री था। मैंने कहा इसमें हमने एक परिवार के संचालक के रूप में
अलग अलग रूपों में बेटी, बहन, भाई, पत्नी, माँ, जो उसका योगदान है, उस योगदान को जोड़ा ही नहीं, हम उसको काउंट ही नहीं करते। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम महिला द्वारा निर्गत प्रत्येक श्रम का मूल्य समझें और उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। खैर, इस समय मेरे सम्मुख जो विषय है वो थोड़ा सा अलग हट करके है। इससे हम यदि संगठित असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से ये देखें कि महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो ये स्थिति हमारी चिंता को बढ़ा देती है। और कोरोना जन्य परिस्थितियों के कारण यह हिस्सेदारी बड़ी तेजी के साथ सिकुड़ रही है। दुनिया में कोरोना के कारण 10 मिलियन जॉब समाप्त हुए, और ये संख्या बढ़ रही होगी। यह आंकड़ा करीब 14-15 दिन पुराना है, और इसमें से 7 मिलियन महिलाएं हैं, मतलब 70% जॉब लॉस महिलाओं की का है। इसका मतलब यह है कि हमने दुनिया भर में ये मानसिकता बना ली है कि महिला श्रम के मामले में कमजोर है, इसीलिए तो उसको या वो सॉफ्ट टारगेट है। तो दोनों मानसिकता में गलती है तो खतरनाक है। यदि सॉफ्ट टारगेट है कि किसी का जॉब खत्म करना, तो पहले महिला जॉब खत्म कर दो, क्योंकि काम नहीं है तो महिला को घर बैठा दो। तो ये जो प्रवृत्ति है, और हमारे भारत में भी है, और ये उत्तराखंड में भी है, तो ये इस प्रवृत्ति के खिलाफ ही मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को आगे आना चाहिए, एक जनमत बनना चाहिए देश के अंदर। क्योंकि महिला के पास जो कुछ भी आएगा वो पूंजी सारे परिवार के काम आती है। पुरुष के रूप में पूंजी कभी कभी अपनी आदतों के कारण मैं खाने से लेकर के इधर उधर भी चली जाती है, लेकिन महिला की पूंजी 95% केवल सारे परिवार के काम आती है, और हमने उसी को जॉबच्युत कर दे रहे, काम से हटा दे रहे हैं। तो इसके लिए पहली जो मांग है, मैं आप सब लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमको महिला जॉब संरक्षण पर जोर देना चाहिए, इस पर काम करनी चाहिए, और अपने सिटकुल्लू पर नजर रखनी चाहिए। और मैं पिछले दिनों से कुछ पूछताछ करके आंकड़े लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मेरा पूछना जो सीईओज हैं इन कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनको सतर्क कर रहा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी पूछताछ उन पर रखी है। मेरी नज़र तो है, लेकिन आपको भी नज़र रखनी, और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी नज़र रखनी। पद रिक्त हो रहे हैं बड़ी संख्या में, कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ और बातें होंगी। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनको, जितने बड़े उद्यमी हैं, उनको बुला करके उनसे 2 बातें इंश्योर करनी चाहिए। एक तो इंश्योर करनी चाहिए कि जितने पद पहले थे और अब रिक्त है, लोग नहीं आ रहे हैं जिन्होंने जो उन स्थानों पर काम कर रहे थे, तो वो सारे पद आप उत्तराखंड के नौजवानों से भरिए। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में एक बड़ा दांव लगाया नरेंद्र जी के समय में, जब मैंने उनसे 2-3 बार आग्रह किया कि
इन उद्योग तो लगा दिए हमने, लेकिन ये उद्योगों में जो है हमारे लोग नहीं आ रहे करके, ये बाहर से सस्ते लेबर को लेकर के आ रहे हैं। तो नारायण जी ठीक ही समझते थे, कहते थे कि भाई जरा सा उद्योगों को स्थापित होने दीजिए, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, मुझे लगता था कि कहीं ऐसा न हो बाद में 5 साल निकल जाएं और हम कुछ कर ही न पाए। तो इसलिए मैंने जब मुख्यमंत्री को देखा कि वो टाल रहे मामले को, तो मैंने नोटिस दिया, मैंने कहा मैं इसके समर्थन में कि 70% जॉब्स लोकल के लिए संरक्षित हों शेड्यूल में, मैं उपवास में बैठा हूँ विधानसभा के सामने, सांकेतिक रखा। बड़ी खलबली यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मच गई, क्योंकि एक कांग्रेस के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड वो था। मुझसे बहुत सारी बातें लोगों ने कही, मैंने कहा कुछ भी हो, हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और मैं उस वादे को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। और मैं आभारी हूँ, तिवारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अनंत गत्वा मेरा आग्रह माना। आज कानून भी है मगर पालन नहीं हो रहा है, और इस समय फिर अवसर आ गया है जब त्रिवेंद्र जी के हाथ में चाबी है, तो वो ये इंश्योर करवा सकते हैं बाय परसुएशन और बाय डिक्टेशन कि जितने रिक्त पद है उनमें स्थानीय नौजवान भरे जाए। और एक काम और कर दे, मेरा उनसे आग्रह है कि उसमें 60% तो मेरे बेटों के लिए, भाइयों के लिए जॉब रख दें और 40% मेरी बेटियों के लिए रख दें, महिलाओं के लिए, ताकि जो जॉब कंटेंट है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े हमारे शेड्यूल के अंदर। यहाँ ऐसा नहीं कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं के पक्ष में कहना है, एक कारण और भी है इसका, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, वो जॉब बाहर भी ढूंढ सकते हैं। हम थोड़ा सा उनको रिफाइन कर देंगे, उनकी फाइन ट्यूनिंग कर देंगे, उनके जो ट्रेनिंग है उसको और ट्यून्ड अप कर देंगे अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के जरिए, ITI के जरिए, तो हमारे बेटे बाहर भी बहुत नौकरी पा लेंगे। मगर बेटियों के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है, इसलिए बाहर भी काम मिल जाए और घर में बेटियां भी काम पर लग जाएं, इसलिए मैं ये सुझाव आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, त्रिवेंद्र सिंह जी बहुत पीठ ठोक रहे हैं, कभी कभी मेरा मन भी कहता है कि मैं भी एक आध थपकी दूं, लेकिन अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। मगर खैर, इस समय जमीन पर दिखाई देने न दिखाई देने की का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की जितनी स्वरोजगार योजना है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि भी योजनाएं जितनी हैं, और इसमें मनरेगा को भी जोड़ देना चाहिए, उन सब में हमको महिला, जितनी भी रोजगार मूलक योजनाएं हैं उनमें महिला कंटेंट, महिलाओं की उद्यमिता, महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए, महिला पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाना चाहिए। आप कुछ प्रतिशत निर्धारित कर सके आज की सरकार तो और अच्छा है, यदि नहीं कर सकती है तो उनको चाहिए कि वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे इसमें, उस बात को देखें, सुनिश्चित करें। इस समय इसके लिए एक आवश्यक काम है, वो है रोजगार प्रशिक्षण का। यूं तो ये प्रशिक्षण सबको दिया जाना चाहिए जो लोग अवेल करना चाहें, लेकिन महिलाओं को मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि महिला प्रशिक्षण की एक विशेष कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। और इस काम में यदि हम महिला उद्यमियों को कुछ काम सौंपते, जैसे ये दिव्या रावत जी है,
बहुत अच्छा कर रही है। 5-6 करोड़ का टर्नओवर बना लिया उन्होंने, और सैकड़ों लोग काम से जुड़ गए उनके मशरूम उत्पादन के साथ। तो उनको ऐसी और हमारी कुछ बहनें हैं। दिव्या रावत, ये मत समझिएगा कि मैंने रावत के कारण उसका नाम ले लिया। हमारी खादी ग्राम उद्योग की संस्थाएं हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं। इनको टारगेट करके इन पर फोकस करें हम, और महिला उद्यमिता न महिला प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दें। हम दे रहे हैं NRLM में, लेकिन वो उसमें महिला को हम वो नहीं कर रहे हैं। संख्या पूरी कर लेते हैं, बच्चे स्टाइफन इत्यादि के चक्कर में कुछ लोग आ भी जाते हैं, तो संख्याएं पूरी हो जाती हैं, तो उससे काम नहीं चल रहा। काम तब चलेगा जब हम महिलाओं को जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, और वो जॉब उनको उपलब्ध हो जाए, वो काम पर वो लग जाए। और उसके लिए चाहे उनको ऋण देना है, चाहे आर्थिक सहायता देनी है, वो भी दें, और उनकी ही अपनी मार्केटिंग सोसाइटी भी बना लें। हमारी मैंने इस दिशा में पहले काम किया था, कुछ कदम उठाए थे हमने। हमने निस्बत एक संस्था है भारत सरकार की, उसको ये काम सौंपा था, और बहुत सारे स्वयं सहायता समूह ने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर सकें, इसके लिए मैंने गर्भवती महिला पोषण आहार योजना, वृद्धा पोषण आहार योजना और बच्चों के पोषण आहार योजनाओं को बढ़ाया और इनको प्रारंभ करवाया। और उनके काम जो है मैंने स्वयं सहायता समूह को सौंप दिए। कुछ उनमें और आंगनबाड़ी में खटर पटर रहती थी, तो कुछ आंगनबाड़ी को दे दिया, कुछ उनको वो काम हमने सौंपा। उसी के लिए हमने इंदिरा कैंटीन का कंसेप्ट भी सुना है। हमने कहा भाई हमारी अन्नपूर्णाएं हैं, ये व्यंजन की तरफ बढ़ करके जाए। बल्कि मैंने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए महिला हाटों की, यहाँ सरदारा में कोई जाकर के देख सकता है, सरदारा क्षेत्र में जो देहरादून में लोग हैं, और हमने जिलों में करवाया। हमने हमारी योजना थी कि इनको हम तहसील लेवल तक लेकर के जाए महिला, क्योंकि महिलाओं के हाथ में बड़ी सिपत है, जो ऐसा अन्न बना सकती हैं, जो अन्न हम लोगों को खड़ा करता है, जो रोटी और सब्जी, तो वो लोग क्या नहीं हुई। महिला के हाथ में प्रकृति ने रस भरा है, भगवान ने एक रस भरा है, तो उसका कैसे फायदा उठाया जाए, इस बात को देखना है। मैंने रेशा क्षेत्र में भी काम किया, इसीलिए मैंने रेशा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैंने भीमल पर जोर दिया, मैंने रामबास पर जोर दिया, मैंने उसी के लिए भांग की खेती की बात भी की, जिसके लिए मुझको कई तरीके के तगमे दिए उत्तराखंड के लोगों ने। और आज वही भांग के प्रोजेक्ट जो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनमें से कुछ भांग के प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और उसके अलावा जो है हमारी ये लेंटिल क्या सिसोड़ा बिच्छू घास, ये बिच्छू घास का क्षेत्र है। और सोलर ऊर्जा में भी मैंने कोशिश की थी कि महिलाएं आ जाएं, इस पे हम उनको जोड़ सकें। अब ये रेशा उद्योग उत्पादन से लेकर के उद्योग तक हस्तशिल्प चाहिए। वह हस्तशिल्प थोड़े प्रशिक्षण के आधार पर बड़ी फाइन ट्यूनिंग करवाई जा सकती है। इसमें भीमल के चप्पल जो है दुनिया में बिक रहे हैं, क्योंकि भीमल के रेशे के जो चप्पल होते हैं, वो चप्पल बड़े कोजी हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उनमें खुरदरापन ला करके उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। उनके फुटवेयर इत्यादि बहुत चीज़ें बन रही हैं। उसी प्रकार से हमारे इनके रेशों के वस्त्र बन रहे हैं। और ये बिच्छू घास के और हमारे हेम्प के, भांग के
रेशे तो बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत उपयोग होता है। उसके अलावा जो है इनका और भी बहुत सारे उपयोग, मैं उन सब चीज़ों में इस समय नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट को जिसमें रेसे वाला है, तो इसके लिए हम हस्तशिल्प सराय बना करके जगह जगह जो है बढ़ाएं, और उनमें हमारी बहनों को ये काम सौंपा जाए। बल्कि नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हमारे यहाँ उत्तरकाशी के पास में हमने जो सेंटर बनाए थे, प्रोसेसिंग सेंटर, उनका उसका और विस्तारीकरण राज्य सरकार को करना चाहिए, ताकि रेशा जो हमारे स्वाभाविक तौर पर उत्पादित होता है, बांस और इंगाल जो स्वाभाविक तौर पर होता है, रामबांस जो स्वाभाविक तौर पर होता है, हम इनका उपयोग कर सकें। गरीब से गरीब व्यक्ति की कमाई का ये काम आधार बन सकता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें पैदा होती है। किसी की इसमें मोनोपोली नहीं है कि केवल खेती वाला ये सब सब काम कर सके। इसके अलावा मैंने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में छोटी सोलर इकाइयाँ लगाने के लिए कहा था, और यदि राज्य सरकार चाहे तो एक पूरी स्कीम डिक्लेयर कर दे और महिलाओं को ये सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा दे। और हमने उसको 90% सब्सिडी आधारित बना दिया था। 70% केंद्र सरकार देती थी, 20% राज्य सरकार से, और बल्कि 10% भी मैंने जो हमारे विद्युत निगम था उनसे कहा, भाई तुम खरीदोगे भी और 10% पूंजी भी तुम दोगे, ताकि ताकि काम मिल सके। और अब इसको और थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा था, तो इसका कुछ विस्तार करके इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत है। मगर इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए जैसा इन्होंने कह दिया 1 मेगावाट 2 5 मेगावाट कौन लगा सकता है भैया, इतना पूंजी किसके पास है उत्तराखंड में, कहाँ से पूंजी लाएंगे। अब हमारी चीज़ें, हमारी प्राकृतिक संपदा, उस संपदा का उपयोग हमारे लोगों के रोजगार के लिए हो। शायद यही मेरी और त्रिवेंद्र सिंह जी की शिक्षा में अंतर है। जिस स्कूल से वो निकले हैं वो केवल बड़े बड़े लोगों की तरफ देखता है, और जिस स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ वो स्कूल छोटे छोटे गरीबों की तरफ देखता है। और इसलिए हमने ये छोटी छोटी बातें कही, मगर इनमें बहुत अवसर है। उसी तरीके से हमारी काष्ठ कला है, हमारी दूसरी हस्तकलाएं हैं, जिनमें ऐपण से लेकर के दशहरा तक कई ऐपण कलाएं हैं, जिन जिन जिनको हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। हमारी महिलाएं फूड प्रोसेसर हैं बुनियादी तौर पर। मेरी माँ कद्दू के, मूली के, कई चीज़ों के खेड़े बनाती थी सुखा करके। और मेरी मुनस्यारी धारचूला की माताएं बहनें और जौनसार की माताएं बहनें मीट को सुखा करके उसके सूखा मीट बनाती हैं, और जो वर्ष भर बड़े स्वाद से और चाव से खाया जाता है, जैविक है और बनाती है। मगर हमने उसको कॉमर्शियल रूप नहीं दिया। तो उसी तरीके से बढ़िया बनती हैं, मांस की भी बनती हैं, दूसरी चीज़ों की भी बनती हैं, भुजैले की बढ़िया बनती है। अरे जब लिज्जत पापड़ सारे हिंदुस्तान में छा सकता है, गुजरात का समोसा सारे हिंदुस्तान में छा सकता है, तो उत्तराखंड की बढ़िया क्यों नहीं छा सकती है। ज़्यादा कोशिश करिए, महिलाओं को पूंजी दी थोड़ी, और कुछ न करिए, मैं तो कह रहा हूँ वो बाकी काम सब महिलाएं स्वयं कर लेंगी, यदि आप जो है उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करवा दें, कि उनके बनाए हुए बड़ी पेड़े, अचार, चटनी। मैंने इसीलिए एक बार हल्द्वानी में चटनी प्रतियोगिता करवाई, उसमें जो चटनी क्वीन निकली, तो इतनी महिलाएं आई चटनी अपने अलग अलग तरीके की ले करके। तो दिस इज ये है, ये टैलेंट है। जो टैलेंट को हमको हार्नेस करना है, उस टैलेंट को हमको जोड़ना है उस
और उनको जहाँ पर गैप है उस गैप को भर देना है। मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी मिला हमने उसमें इन सब चीज़ों की शुरुआतें की। मैं बड़ी प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि जूस बना दें, फला बना दें, ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है पढ़े लिखे वो जो है। मगर अब इस समय आम कोई नहीं पूछ रहा था, आड़ू कोई नहीं पूछ रहा है, दूसरी चीज़ों में नहीं पूछ रहा है। इस समय यदि हमने जूस बनाना और इनकी दूसरी चीज़ें बनाना, बचपन में मेरी माँ जो है जो आम टॉक बनाती थी आम का, तो वो 12 14 दिन 15 दिन तक रहता था। और कुछ नहीं बना सकी, सब्जी वब्जी नहीं बनी, तो एक रोटी पकड़ाई और वो आम टौका हमको दे दिया, उसके साथ हम खाते थे। इस समय जो है आम बूस के भाव चले जा रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा उसका उपयोग बढ़ा दें ग्रामीण, अपनी अचार बनाने में, आम खुएड़े बनाने में, और उसके स्लाइसेस इत्यादि बना करके कुछ चीज़ें बनती हैं आम की, वो सब चीज़ें बढ़ा दें तो आम गुठली के दाम हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जड़ी बूटियां आदि भी हैं, उनकी प्रोसेसिंग की जरूरत है। अब तो एक नया क्षेत्र छूट गया है चाय की पत्तियां बनाने का। उसमें चाय ही नहीं है, बल्कि ये जो हमारा बिच्छू घास है, इसकी चाय की पत्तियां बनाइए, इसका सूप बनाइए, इसका चूरा बना करके इसका सूप बनाया जा सकता है। और मैं 3 बार उसका उपयोग कर चुका हूँ। मेरी बेटी ने मुझे बना करके पिलाया और बहुत ही स्वादिष्ट हुआ। स्वादिष्ट है, किसी भी सूप से बेहतर सूप है। तो ये चीज़ें हैं जिनको इस प्रोसेसिंग के आर्ट को जो उत्तराखंड में जिंदा है उसको कैसे बढ़ाए और अपने प्राकृतिक उत्पादों के साथ उसको कैसे जोड़ दे, ये बात पर हमको जोर देना है। अब मैं दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र बताता हूँ। इस क्षेत्र को बिल्कुल महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। बकरी पालन, दुग्ध पालन, मत्स्य मछली पालन, मुर्गा पालन, ये क्षेत्र पूरी महिलाओं के लिए वो करवा दीजिए। मुझे बेहद खुशी है कि जब मैंने 4 रुपया पर लीटर बोनस किया, उसका लाभ हमारी महिलाओं को मिला दूध में जो है। गंगा गाय योजना हमने उनके लिए शुरू की। उसके बाद मैंने विधवा महिला बकरी पालन योजना शुरू करवाई। 3 बकरियां और 1 बकरा देते थे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिनको ये मिलती हैं तो उनकी आजीविका का परमानेंट साधन हो जाता है, क्योंकि बकरियों की इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। और इस समय जल संग्रहण यदि हम कर रहे हैं, बरसाती पानी को मनरेगा के पैसे से हम बड़े बड़े जलाशय इत्यादि बना लें, तो हमारे गांव में मछली पालन का काम भी हो सकता है और उसके साथ मुर्गा पालन को जोड़ जोड़ सकते हैं। और मैं राज्य सरकार को 3 और ऐसी छोटी सुझाव देना चाहता हूँ। 3 बहुत ऐसे सुझाव देना चाहता हूँ जिसमें हम मनरेगा के साथ यदि महिलाओं को और तो उससे उनके द्वारा किए गए प्रत्येक काम को हम मनरेगा एक्टिविटी मान रहे हैं, मतलब खेत में, अपने खेत खलिहान में, तो सब्जी उत्पादन आदि बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है। और उसकी मार्केटिंग पर राज्य सरकार फोकस करे, कार्य योजना बना ले, कृषि मंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री बैठ करके इस काम को कर रहे। अब एक और क्षेत्र है जो बड़ी उद्यमिता का क्षेत्र है। हमारी बहुत सारी बेटियां उस काम को करना चाहेंगी। मैंने सिटकुल के अंदर 200 एकड़ जमीन महिला उद्यमिता पार्क ले रखी। मैंने कहा हमारे राज्य की महिलाएं यदि जमीन के हैं तो उनको थोड़े जमीन सब्सिडाइज रेट्स पर, बहुत कम रेट्स पर मिल जानी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर महिला डोमिनेटेड उद्योग प्रारंभ कर सके, उनके नाम पर हो सके। और अब मैं चाहता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह जी इस कंसेप्ट को वहाँ से आगे लेकर के चले जो मैं नहीं ले जा। यदि हम हर ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे
महिला औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर दे। बल्कि बातें तो सरकार ने की ही इस दिशा में कुछ, कि हम हर क्षेत्र में बड़े बड़े, और मैं कह रहा हूँ बड़े उद्योग छोड़ दो भैया, छोटे उद्योग ही करवा दो, लेकिन महिला औद्योगिक संस्थान खुलवा दो, छोटे छोटे, जिनमें छोटे छोटे उद्योग हों, जो एक दो व्यक्तियों से संचालित, तीन व्यक्तियों से संचालित हो, छोटी पूंजी के साथ हो, उसको मार्केट लिंक्ड करवा दीजिए आप जो है। तो इससे हमारे राज्य के अंदर महिला उद्यमिता बढ़ेगी। और आज आप सब लोगों से बातचीत करने के पीछे जो मेरा मकसद है, वो मकसद इस बात का ये है कि हम इस दिशा में एक अभियान जैसा बनाए। एक तो महिलाओं के जॉब प्रोटेक्ट हों, जहां वो काम कर रही हैं उसको संरक्षण मिले, और नए क्षेत्रों को हम खोलें, एक चर्चा प्रारंभ हो। इसलिए मैंने महिला उद्यमिता को आज आपसे बातचीत करने के लिए छाटा, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बातचीत में आते हैं। मंगलवार को मैंने तय किया है कि मैं 12:30 बजे आपसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूंगा कि मेरी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आज कहाँ पर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, उसका आप स्वयं भी आकलन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, मोहन कुमार काला जी हैं, और राजेंद्र रावत जी हैं, उन्होंने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कही है, बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने राजेंद्र जी केवल उन्हीं बातों की बात कही है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वहाँ है और हमारे पास स्वाभाविक टैलेंट है। हाँ, मार्केटिंग की का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर हमको तैयार करने पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग तैयार है। अबू शर्मा जी, मोहम्मद उस्मान जी, भोला दत्त भट्ट जी, आपका सबका बहुत धन्यवाद। प्रवीण यादव जी, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है प्रवीण भाई। निर्मला आर्या जी, हरिले की निर्मला जी, बहुत शुभकामनाएं। माधुरी बरसवाल जी, बहुत धन्यवाद। और राजपाल रावत जी, थैंक यू थैंक यू। मसूद अली जी, ये मदरसा में जो एसपीक्यूएम के जरिए टीचर लगे थे, उनकी बात 750 के करीब टीचर हैं। तो मैं इनके मामले को भी उठाया था। मैं देखता हूँ क्या कहाँ पर है। मातृशक्ति के सम्मान में हरीश रावत मैदान में, वाह वाह। गिरधर सिंह जी धन्यवाद। ठाकुर सिंह बाबा जी, पुष्कर रावत जी, नमस्कार, सब बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र दानू जी, विजय कुमार जी, प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कुछ करिए। सोहन प्रकाश जी, माधुरी जी, प्रकाश शर्मा जी, because of lot of students of Uttarakhand BEd, there is no recruitment, जो रिक्रूटमेंट रुका है मैं उसकी बात कही है। राव फरमान अली जी, अभिषेक शर्मा जी, हरीश अरोरा जी, आप और हम तो नाम राशि हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जीना जी, जय हो। संजय कुमार जी, कांता आर्या जी, नमस्कार, आपको सबको शुभकामनाएं। धीरज नेगी जी, राजेंद्र संगवान जी, धीरज नेगी जी, राजेंद्र संगवान जी, जगदीश तिवारी जी,
मनीष कांत चहल जी, गुरजीत रावत जी, अभियांश रावत जी, प्रधान कोरंगा जी, छोटू गुजर जी, भावेन सैकिया जी, सागर तोमर जी, राजेंद्र रावत जी। आपने बिल्कुल सही बात उठाई, जब तक बाजार में मांग न हो तब तक कोई भी योजना, क्योंकि मांग इस समय नहीं जनरेट हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार जोर दे करके कह रहे हैं कि हर आम व्यक्ति को जो है आप 10,000 रुपया सीधे उनके खाते में दीजिए और हर महीने 7,500 रुपया दीजिए, ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो उसको बाजार में खरीदने के लिए जाए। और एक बार अर्थव्यवस्था का चक्र चल पड़े तो फिर लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। अशोक पाल जी, सागर तोमर जी, जय माता की, चौधरी गोपाल मिश्र जी, पंडित जोशी जी, राजेंद्र जी, मैंने आपका उत्तर दे दिया, विनोद कुमार आनंद जी, जी, राजीव सिंह पवार जी। ये बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ राजीव, जो है जो बात आपने कही, आप हम सब मिल करके वातावरण बनाएंगे तो सब ठीक होगा। सैनी उत्तराखंडी रेणु नेगी जी, देखिए आप पहली महिला हैं जो हमारे इसमें जुड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा। चौधरी गौरव राठी, जाट, ओहो, जाट देवता है, अपने हाथों में गट्टे कोहनी के बीच के हिस्से को मजबूत करके जानकारी के लिंक पर क्लिक करें। देखें पूरा वीडियो, हमारी वीडियो कैसी लगी, ये देखता हूँ। चौधरी गौरव राठी जी देखता हूँ। तो सबका, और भी बहुत सारे दोस्त जो आ रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका हृदय से, विनोद आनंद जी से राजेंद्र दानू जी, सबको गोपाल वंश मनवासी जी, हरी जी आपसे बात हो चुकी है। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माई राष्ट्र।